एक पनडुब्बी यानी सबमरीन समुद्र की गहराइयों में छिपकर युद्धपोतों को तबाह करने, एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने और हजारों किलोमीटर दूर तक परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। इन दिनों चर्चा में हैंगओर क्लास सबमरीन है, जिसकी पहली यूनिट चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को सौंपी है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि सबमरीन तकनीक के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या हैंगओर क्लास वास्तव में इतनी एडवांस है, या दुनिया में इससे भी ज्यादा ताकतवर पनडुब्बियां मौजूद हैं? और भारत के पास कौन सी सबमरीन है और उनकी असली ताकत क्या है? आज के इस वीडियो में हम सबमरीन की अलग अलग कैटेगरी, उनकी तकनीक, युद्ध में उनकी भूमिका और उन्हें बनाने में आने वाली अरबों डॉलर की लागत को आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर सबमरीन होती क्या है और इसे इतना खतरनाक हथियार क्यों माना जाता है। दोस्तों, टैंक जमीन पर, लड़ाकू विमान आसमान में और युद्धपोत समुद्र की सतह पर लड़ते हैं। लेकिन पनडुब्बियां इन सबसे अलग होती हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत है समुद्र की गहराइयों में छिपकर दुश्मन पर अचानक हमला करने की क्षमता। अगर कोई युद्धपोत समुद्र में तैनात है तो उसे सैटेलाइट और रडार आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना आज भी दुनिया की सबसे कठिन सैन्य चुनौतियों में से एक है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत जैसे देश अपनी नौसेना में पनडुब्बियों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के बड़े समुद्री युद्धों का परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि किस देश के पास अधिक उन्नत और अधिक स्टील्थ पनडुब्बियां हैं। हालांकि पनडुब्बियों की कहानी नई नहीं है। समुद्र के भीतर चलने वाले जहाज का विचार सैकड़ों साल पुराना है। इंसानों ने बहुत पहले समझ लिया था कि अगर पानी के नीचे छिपकर दुश्मन तक पहुंचा जा सके तो युद्ध की पूरी रणनीति बदल सकती है। करीब 500 साल पहले महान आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची ने भी पानी के भीतर चलने वाले वॉर मशीन्स की डिजाइन की थी। लेकिन उन्होंने अपने कई डिजाइन सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि माना जाता है कि उन्हें डर था कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन समय के साथ 17वीं शताब्दी में दुनिया की पहली फंक्शनल पनडुब्बी बनाई गई। हालांकि यह आज की आधुनिक पनडुब्बियों की तुलना में बेहद साधारण थी। इसमें न उन्नत नेविगेशन सिस्टम थे, न शक्तिशाली हथियार और न ही लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की क्षमता थी। फिर भी यह मानव इतिहास में एक नई शुरुआत थी। इसके बाद वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने लगातार नई तकनीकों पर काम किया, जिससे पनडुब्बियां अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी होती गईं। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध, जहां पनडुब्बियों की असली ताकत दुनिया के सामने आई। जर्मनी की प्रसिद्ध यू-बोट्स पनडुब्बियों ने मित्र देशों के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी भूमिका और भी बढ़ गई, जिसमें पनडुब्बियों के द्वारा हजारों जहाज डुबो दिए गए। युद्ध के बाद तकनीक ने तेजी से प्रगति की। बेहतर इंजन, उन्नत सोनार और नई मिसाइलें आईं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था न्यूक्लियर पावर का आगमन। न्यूक्लियर रिएक्टर ने पनडुब्बियों की क्षमताओं को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्हें बार बार सतह पर आकर ईंधन भरने की जरूरत नहीं रही। वे महीनों तक समुद्र के भीतर रहकर हजारों किलोमीटर दूर तक गश्त कर सकती हैं। इनमें से कुछ पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम होती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि हजारों टन वजन वाली इतनी विशाल मशीन समुद्र में डूबती और फिर ऊपर कैसे आती है? दरअसल हर पनडुब्बी में बड़े बैलास्ट टैंक होते हैं। जब उसे नीचे जाना होता है तो इन टैंकों में पानी भर दिया जाता है। इससे पनडुब्बियों का वजन बढ़ जाता है और वह धीरे धीरे गहराई में उतरने लगती है। जितना ज्यादा पानी भरा जाएगा, वह उतनी अधिक गहराई तक जा सकती है। वहीं सतह पर लौटने के लिए इन टैंकों से पानी निकालकर उनकी जगह उच्च दबाव वाली हवा भर दी जाती है। इससे वजन कम हो जाता है और पनडुब्बी ऊपर उठने लगती है। लेकिन केवल ऊपर नीचे जाना ही काफी नहीं होता। समुद्र के भीतर सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पीछे लगे शक्तिशाली प्रोपेलर और विशेष नियंत्रण सतहों का उपयोग किया जाता है, जो काफी हद तक विमान के कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती है। समुद्र की गहराइयों में अंधेरा होता है और वहां सूर्य का प्रकाश लगभग नहीं पहुंचता। ऐसे में सोनार सिस्टम काम आता है। सोनार ध्वनि तरंगे भेजता है और उनसे वापस आने वाली प्रतिध्वनि के आधार पर आसपास मौजूद जहाजों, पनडुब्बियों या अन्य वस्तुओं का पता लगाता है। यही तकनीक समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों की आंख और कान का काम करती है। इसकी मदद से चालक दल रास्ता खोजता है, दूसरी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखता है और संभावित खतरों की पहचान करता है। लेकिन सभी पनडुब्बियां एक जैसी नहीं होती। कुछ केवल कुछ दिनों तक पानी के भीतर रह सकती हैं,
जबकि कुछ महीनों तक बिना सतह पर आए मिशन पूरा कर सकती हैं। कुछ का काम दुश्मन के जहाजों का शिकार करना होता है तो कुछ देश की परमाणु सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की। दोस्तों, लंबे समय तक दुनिया की अधिकांश नौसेनाएं इसी प्रकार की पनडुब्बियों पर निर्भर रहीं। ये डीजल इंजन और बैटरियों की मदद से चलती है। सतह के पास डीजल इंजन बैटरियों को चार्ज करता है, जबकि पानी के भीतर पनडुब्बी बैटरियों से मिलने वाली ऊर्जा पर संचालित होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें कम लागत में बनाया और संचालित किया जा सकता है। यही कारण है कि दशकों तक कई देशों की नौसेनाएं इन्हीं पर निर्भर रहीं। लेकिन इनकी एक बड़ी कमजोरी भी है। बैटरियों को चार्ज करने के लिए इन्हें समय समय पर सतह के करीब आना पड़ता है, जहां दुश्मन के रडार, विमान या मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हें पहचान सकते हैं और इन पर हमला भी हो सकता है। इसी समस्या को कम करने के लिए AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक विकसित की गई। AIP से लैस पनडुब्बियां बार बार सतह पर आए बिना कई दिनों या हफ्तों तक पानी के भीतर रह सकती हैं। AIP से लैस पनडुब्बियां लिक्विड ऑक्सीजन से समुद्र के भीतर ही बिजली पैदा करती है। यही वजह है कि आज कई देशों की नई डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में AIP सिस्टम लगाया जा रहा है और हंगर क्लास सबमरीन भी इसी श्रेणी की उन्नत पनडुब्बियों में गिनी जाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की, जिन्हें समुद्र का असली दिग्गज माना जाता है, क्योंकि इनमें लगा परमाणु रिएक्टर इतनी अधिक ऊर्जा पैदा करता है कि पनडुब्बी को वर्षों तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ऐसी क्षमता हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, विशाल बजट और वर्षों के शोध की जरूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास ही न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। लेकिन किसी पनडुब्बी की ताकत केवल उसके इंजन से तय नहीं होती, उसके हथियार भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रभावी हथियारों के बिना उसकी युद्ध क्षमता सीमित रह जाती है। पनडुब्बियों का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी हथियार है टारपीडो। सरल शब्दों में यह पानी के भीतर चलने वाली मिसाइल होती है, जिसे दुश्मन के युद्धपोतों, मालवाहक जहाजों और दूसरी पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। इनमें लगे सेंसर लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, दिशा बदलने पर अपना रास्ता भी बदल सकते हैं और सही समय पर विस्फोट कर सकते हैं। यही कारण है कि एक आधुनिक टारपीडो बड़े से बड़े युद्धपोत को भी गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कई आधुनिक पनडुब्बियां क्रूज मिसाइलें भी दाग सकती हैं। एक पनडुब्बी समुद्र में रहते हुए सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। लेकिन पनडुब्बियों की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा बैलिस्टिक मिसाइलों की होती है। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं और समुद्र की गहराइयों से लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंच सकती हैं। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत जैसे देश अपनी रणनीतिक सुरक्षा में ऐसी पनडुब्बियों को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी युद्ध में किसी देश के मिसाइल अड्डे और हवाई ठिकाने नष्ट भी हो जाए, तब भी समुद्र में छिपी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता बनाए रख सकती है। अब आइए दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों पर नजर डालते हैं, जिसमें अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में से एक मानी जाती है। यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकती है और बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। वहीं अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन को दुनिया की सबसे उन्नत न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों में गिना जाता है। इसकी स्टील्थ क्षमता, सेंसर और हथियार प्रणाली इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इसके बाद रूस की बोरी क्लास सबमरीन और यासन क्लास सबमरीन भी काफी प्रसिद्ध हैं। बोरी क्लास का मुख्य काम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी बनाए रखना है, जबकि यासन क्लास अपनी स्टील्थ तकनीक और मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है। कई विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे खतरनाक अटैक पनडुब्बियों में से एक मानते हैं। चीन ने भी पिछले 2 दशकों में अपनी पनडुब्बी तकनीक में तेजी से सुधार किया है। उसके पास चीन क्लास सबमरीन और शंग क्लास सबमरीन जैसी उन्नत पनडुब्बियां हैं। चीन लगातार अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन की वंगार्ड क्लास सबमरीन और आने वाली ड्रेडनॉट क्लास सबमरीन, जबकि फ्रांस की ट्रायम्फेंट क्लास सबमरीन और सफ्रेन क्लास सबमरीन भी आधुनिक तकनीक और लंबी दूरी की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। इन सभी पनडुब्बियों में एक बात समान है, इन्हें विकसित करने और बनाने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं।
पाकिस्तान की जो हैंगओवर क्लास सबमरीन है, यह कोई पूरी तरह नई डिजाइन नहीं है, बल्कि यह चीन की टाइप 039B युआन क्लास सबमरीन पर आधारित एक उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसे पाकिस्तान नौसेना की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने इस परियोजना की शुरुआत अपनी पुरानी पनडुब्बियों को बदलने और समुद्री मारक क्षमता बढ़ाने के लिए की थी। इस समझौते के तहत उसे कुल 8 हैंगओवर क्लास पनडुब्बियां मिलनी हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो हैंगओवर क्लास पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अपग्रेड है। इसमें आधुनिक सोनार, बेहतर सेंसर और AIP तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे यह लंबे समय तक पानी के भीतर रहकर संचालन कर सकती है और इसकी स्टील्थ क्षमता भी पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब भारत से आगे निकल गया है? दोस्तों, यही तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। किसी देश की समुद्री शक्ति का आकलन केवल एक नई पनडुब्बी से नहीं किया जाता। अब भारत की पनडुब्बी शक्ति पर नजर डालते हैं। भारतीय नौसेना के पास केवल एक प्रकार की नहीं, बल्कि अलग अलग भूमिकाओं के लिए कई श्रेणियों की पनडुब्बियां हैं। इनमें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी शामिल हैं और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रणनीतिक पनडुब्बियां भी। सबसे पहले बात करते हैं कलवारी क्लास की। कलवारी क्लास भारतीय नौसेना की सबसे आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक है। इन्हें फ्रांसीसी डिजाइन के आधार पर विकसित किया गया है और इनमें उन्नत स्टील्थ तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे दुश्मन के सोनार के लिए इन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास सिंधु घोष क्लास और शिशुमार क्लास जैसी पनडुब्बियां भी हैं, जिन्होंने वर्षों तक देश की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां पाकिस्तान मुख्य रूप से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर निर्भर है, वहीं भारत के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रणनीतिक पनडुब्बियां भी हैं। अरिहंत क्लास एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी यह परमाणु ऊर्जा से चलती है और समुद्र की गहराइयों से बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती है। दिखने में यह सामान्य पनडुब्बी जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके मिशन में छिपी है। जहां सामान्य पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाती हैं, वहीं अरिहंत क्लास का उद्देश्य देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास यह क्षमता मौजूद है और भारत भी अब उन्हीं चुनिंदा देशों में शामिल है। यही वह अंतर है जो भारत और पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमताओं को अलग स्तर पर खड़ा करता है। अगर लागत की बात करें तो एक आधुनिक डीजल या AIP पनडुब्बी को बनाने में लगभग 4000 से 8000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। वहीं न्यूक्लियर पनडुब्बियां इतनी जटिल होती हैं कि उनकी कीमत 20,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए या उससे भी अधिक पहुंच सकती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।